हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल EI क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम शुरू कर चुके थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ के बैकग्राउंड को जान चुके थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फ्रांस 1789 तक बहुत ही पुअर कंडीशन में पहुंच चुका था, उसकी इकोनॉमी बहुत ही वीक स्थिति में आ गई थी। एक तरह से फ्रांस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। इसका रीज़न्स हम अपने लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो इसी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ का किंग जो था उसने टैक्स से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स लाने का डिसीजन लिया। बट यह डिसीजन वह अकेले नहीं ले सकता था। इसके लिए एक बॉडी हुआ करती थी, स्टेट जनरल असेंबली, जिसके थ्रू डिसीजन लिया जाता था। तो इसी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए किंग ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल असेंबली की एक मीटिंग बुलाई पैलेस ऑफ वर्साइल में। तो यह स्टेट जनरल असेंबली था क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा था और यह फंक्शन कैसे करता था, जो जानते हैं। यह एक पॉलिटिकल बॉडी था जो कि 1302 से एग्जिस्टेंस में था। सबसे पहला मीटिंग इसका 1302 में बुलाया गया था और 1789 से पहले जो कि लास्ट इसको बुलाया गया था 1614 में। इसका मतलब 175 ईयर्स पहले है। तो इस पॉलिटिकल बॉडी में, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्टेट जनरल असेंबली मींस तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और फिर वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिया जाता था। और वोटिंग का प्रिंसिपल था 1 स्टेट 1 वोट, मींस एक स्टेट के पास एक ही वोटिंग राइट होगी, यानी कि टोटल 3 वोट्स पे डिसीजन लिया जाता था। यह बॉडी जो था, यह स्टेट जनरल असेंबली का टैक्स से रिलेटेड कुछ भी जो डिसीजन था इसी के द्वारा लिया जाता था। तो पहले के भी बहुत सारे किंग्स अपने अपने टाइम पर स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग को बुलाते रहे थे। तो उसी तरह से लुई 16 ने भी 5 में 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया पैलेस ऑफ वर्साइल में। इसमें फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर्स आए, सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर्स थे एंड थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स थे। यानी कि क्लर्जी से 300 मेंबर्स, नोबिलिटी क्लास से 300 मेंबर्स एंड कॉमनर्स से 600 मेंबर्स। फ्रेंड्स, यहाँ कॉमनर्स में किसी भी पेजेंट का, किसी भी आर्टिशंस का और किसी भी विमेन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। यानी कि ये लोग इस मीटिंग में नहीं थे। सिर्फ अपर मिडिल क्लास के लोग थे, जैसे कि मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन। तो ये तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली हॉल में असेंबल हुए। बट अब थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कॉमनर्स ने वोटिंग का विरोध किया। यानी कि ओल्ड सिस्टम जो था 1 स्टेट 1 वोट, उसके बदले में इन्होंने कहा कि 1 हेड 1 वोट के थ्रू वोटिंग कराई जाए। यानी कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट का अधिकार होगा और टोटल 1200 वोट्स पे डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? इसके पीछे का रीज़न ये है कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो तो प्रिविलेज क्लास के मेंबर्स थे। तो किसी भी तरह का टैक्सेस में अगर चेंजेस आ रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है या कम हो रहा है, तो इसका फ़र्क उन पे तो नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उन्हें टैक्स तो देना ही नहीं था, ना तो डायरेक्ट टैक्स और ना ही इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर टैक्स बढ़ता है तो उसका सारा बर्डन जो है वो थर्ड स्टेट के मेंबर्स पे गिरने वाला था। तो यह पहले से ही डिसाइडेड था कि टैक्स जो है, टैक्स का बर्डन थर्ड स्टेट के मेंबर्स पे बढ़ने वाला है। तो यह एक अनइक्वल वोटिंग था, एक बायस्ड वोटिंग सिस्टम था, जिसका कि विरोध किया कॉमनर्स ने। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स डबल तो थे, 300 के बदले 600 थे, बट इनके वोटिंग का जो वेटेज था वो एक ही था। तो इन्होंने कहा कि एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाए जिसमें कि सभी रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठेंगे और डिसीजन लेंगे, वोटिंग करेंगे एक एक वोट के आधार पर। बट इनके डिमांड को ना तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोगों ने माना और ना ही मोनार्क ने। उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रिविलेज क्लास के मेंबर्स हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उन पर भी टैक्स का बर्डन बढ़े या उन्हें भी टैक्स देना हो। तो इसलिए उन्होंने इसका अपोज किया। और यदि मोनार्क मान जाता उनके डिमांड को, तो जो मोनार्क के पास नोबिलिटी का सपोर्ट था वो लूज़ कर जाता। तो इस वजह से मोनार्क ने भी रिजेक्ट कर दिया।
तो इस रिजेक्शन के बाद थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे वो वॉकआउट कर गए असेंबली हॉल से और एक तरह से डेडलॉक क्रिएट हो गया सेशन में, यानी कि कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। इस वॉकआउट के बाद थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया और 17 जून 1789 को उन्होंने अपने आप को नेशनल काउंसिल डिक्लेयर कर दिया। यानी कि अब जो नेशनल काउंसिल था वह फ्रांस के पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा था, मींस फ्रेंच पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो गया था नेशनल काउंसिल। यह एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेप था जो कि नेशनल काउंसिल या थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिया। अपने आप को नेशनल काउंसिल डिक्लेयर करने के बाद उसमें कुछ क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास के मेंबर्स ज्वाइन किए और यह नेशनल काउंसिल को लीड कौन कर रहे थे, तो मिराबू एंड एबेसायस, ये दोनों बहुत ही ओरिजिनल थिंकर थे। मिराबू फ्यूडल क्लास को बिलोंग करता था, ये नोबिलिटी क्लास का मेंबर था, एंड एबेसायस जो था ये क्लर्जी क्लास का मेंबर था, प्रिस्टली क्लास का मेंबर था। इट मीन्स ये दोनों ही प्रिविलेज क्लास के मेंबर थे, बट फिर भी इनका इलेक्शन हुआ था थर्ड स्टेट में क्योंकि ये उनके लिए लड़ रहे थे। तो अपने आप को नेशनल काउंसिल डिक्लेयर करने के बाद वहाँ के जो किंग थे और जो नोबल क्लास के मेंबर्स थे वो बहुत ही घबरा गए, प्रेशर में आ गए और नोबिलिटी ने किंग को एडवाइस दिया कि इनके एक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। तो 20 जून 1789 को किंग ने जिस असेंबली हॉल में वो असेंबल होते थे उसके दरवाज़ा को बंद करवा दिया, जिससे कि वो नेशनल काउंसिल वहाँ असेंबल नहीं हो सके और वो लोगों के काम में डिसरप्शन पैदा हो सके। बट किंग के इस स्टेप का बहुत ही एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया नेशनल काउंसिल ने और वो एक पास के बिल्डिंग में टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए, जहाँ की उन्होंने एक ओथ लिया कि जब तक हम फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे देते हैं तब तक हम असेंबल होते रहेंगे। और इसी ओथ को टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। यह ओथ एक तरह से वहाँ के किंग के पावर को कंट्रोल करने का एक डिक्लेरेशन था और एब्सोल्यूट मोनार्की को रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने का एक डिक्लेरेशन था। टेनिस कोर्ट ओथ लेने के बाद और भी बहुत सारे क्लर्जी एंड नोबिलिटी क्लास के मेंबर्स नेशनल काउंसिल को ज्वाइन करने लग गए, जिससे कि बहुत प्रेशर बढ़ता चला गया वहाँ के मोनार्क पे। और जब मोनार्क ने देखा कि रेवोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और नेशनल काउंसिल एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रहा है, तो लोगों को शांत करने के लिए किंग ने क्या किया, वहाँ के लोगों को पेसिफाई करने के लिए 27 जून 1789 को नेशनल काउंसिल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इसका मतलब ये कि अभी तक नेशनल काउंसिल जो था वह एक लीगल बॉडी नहीं था, वह एक ऑटोनोमस बॉडी था, उसकी लीगैलिटी कुछ भी नहीं थी क्योंकि मोनार्क फ्रांस का हेड था और जब तक वह किसी एक्शन को अप्रूव नहीं कर दे तब तक वह एक्शन वैलिड नहीं माना जाता था। तो नेशनल काउंसिल को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था, यानी कि अब वह एक लीगल बॉडी हो गया था। नेशनल काउंसिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल चुका था। तो नेशनल काउंसिल को रिकॉग्निशन मिलने के बाद उसका इम्पोर्टेंस फ्रांस में और भी बढ़ गया क्योंकि अब एक तरह से वही इफेक्टिव गवर्नमेंट हो गया था, उसका भी गवर्नमेंट रन करने में बहुत ही बड़ा रोल हो गया था। रिकॉग्निशन मिलने के बाद नेशनल काउंसिल ने एक जॉइंट सिटिंग कॉल किया 9 जुलाई 1789 को, जिसमें कि तीनों स्टेट्स के मेंबर्स बैठे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, और उन्होंने अपने आप को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब कि अब वह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का जिम्मेदारी खुद पर ले चुके थे और स्टार्टेड ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे इवेंट्स जो थे वो वर्साइल में हो रहे थे, जैसे कि स्टेट जनरल की मीटिंग को कॉल करना, अपने आप को नेशनल काउंसिल डिक्लेयर करना, टेनिस कोर्ट ओथ, खुद को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर करना, ये सभी इवेंट्स कहाँ हो रहे थे? वर्साइल में। बट पेरिस में ही इस दौरान बहुत अनरेस्ट फैल रहा था, लोग वहाँ के बहुत एग्रेसिव हो रहे थे, बहुत ही वायलेंट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर था,
उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं था। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें ब्रेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किंग ने अभी तक कोई सा भी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया था, तो जिस वजह से वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान एक र्यूमर फैला कि किंग अपने आर्मी को भेज रहा है वहाँ के रिवोल्ट को, वहाँ के रेवोल्यूशन को शांत करने के लिए। तो यह सुनकर वहाँ के लोग और भी गुस्से में आ गए और भी अग्रेसिव हो गए और उन्होंने सोचा कि आर्मी को फेस करने के लिए हमें भी आर्म्स का हेल्प लेना पड़ेगा, मीन्स हथियार से ही आर्मी को हम फेस कर सकते हैं। बट उनके पास तो आर्म्स थे नहीं, तो उन्होंने पेरिस में जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के शॉप्स थे उन्हें लूट लिया। वहाँ जितने भी सरकारी ऑफिसेस थे वहाँ अटैक कर दिया, इस उम्मीद में कि वहाँ भी शायद कुछ आर्म्स मिल सके। और फोर्ट ऑफ बैस्टिल पे 14 जुलाई 1789 को भी अटैक कर दिया। तो फोर्ट ऑफ बैस्टिल क्या था? फोर्ट ऑफ बैस्टिल एक प्रिजन था जो कि वहाँ के राजा के अत्याचारी और डिक्टेटर होने का, तानाशाह होने का एक बहुत ही बड़ा सिंबल था। इस प्रिजन से वहाँ के लोग बहुत ही नफरत करते थे क्योंकि यह वहाँ के किंग का डिस्पोटिक रूल का एक सिंबल था। और उनके पास यह भी खबर थी कि किंग जो है अपना बहुत सारा आर्म्स इस फोर्ट में छुपा कर रखा है। तो आर्मी को फेस करने के लिए इन्हें आर्म्स की ज़रूरत थी। तो आर्म्स जमा करने के लिए इन्होंने फोर्ट ऑफ बैस्टिल पे अटैक कर दिया और वहाँ के जो कमांडर था उसको मार दिया और बाकी जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। कुछ प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। तो डिमोलिशन ऑफ फोर्ट जो था वो बहुत ही एग्रेसिव स्टेप था वहाँ के लोगों के द्वारा, जो कि आज तक फ्रांस में किंग के खिलाफ नहीं लिया गया था। इस तरह से 14 जुलाई को वहाँ के लोग बहुत ही सेलिब्रेट किए और बहुत सारे चेंजेस लाया गया, जैसे कि 14 जुलाई को नेशनल डे डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ के पुराने फ्लैग को रेड, वाइट और ब्लू फ्लैग से रिप्लेस कर दिया गया। एक लोकल गवर्नमेंट का सेटअप किया गया, लोकल म्युनिसिपल गवर्नमेंट, पेरिस कम्यून के नाम से जानते हैं। एक मेयर को अपॉइंट किया गया और नेशनल गार्ड का ऑर्गेनाइज किया गया जो कि वहाँ के शहर के सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये सारे चेंजेस सिर्फ पेरिस में ही नहीं, फ्रांस के बाकी शहरों में भी और गाँव में भी देखने को मिल रहे थे। गांव में भी, विलेजेस में भी जो पेजेंट्स थे वो अपने ऑपरेसर के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके घरों को, उनके स्टेट्स को जला दिए। टैक्स से जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उनके डॉक्यूमेंट्स को जला दिया और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को अपना घर छोड़कर भागना भी पड़ गया। तो जितने भी चेंजेस 14 जुलाई को लाए गए, किंग को एडवाइस किया गया वो सब एक्सेप्ट करने का। तो किंग 17 जुलाई 1789 को वर्साइल से नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2/3 मेंबर्स के साथ आकर पेरिस में सारे चेंजेस को एक्सेप्ट किया और अपना स्टैंपिंग किया उस पर। इसके बाद 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स पास किए, क्योंकि अब एक तरह से इफेक्टिव गवर्नमेंट नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या नेशनल असेंबली ही था। तो नेशनल असेंबली ने कुछ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स पास किए, फ्यूडल सिस्टम से रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड एंड टाइट से रिलेटेड। फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया, जितने भी प्रिविलेजेस थे उसे ख़त्म कर दिया। चर्च के लैंड कॉन्फिस्केट कर लिए गए, प्रीस्ट को और जितने भी रिलीजियस हेड थे उन्हें चर्च के अंडर में ले आया गया और टाइप्स को भी एबॉलिश कर दिया गया। यानी कि पहले पेजेंट्स लोग जो भी 1/10 प्रोड्यूस देते थे चर्च को एज अ टैक्स, अब उस प्रिविलेज को भी चर्च से छीन लिया गया। तो इस तरह से आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं काफ़ी सारे चेंजेस आए और वहाँ के पॉलिटिक्स को शेप किया। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1789 से 1791 तक एग्जिस्टेंस में रहा। इसका फॉर्मेशन 1789 में हुआ था। ये हम देख चुके हैं लास्ट टॉपिक में, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में, कि नेशनल काउंसिल जो थी इसने ही खुद को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर कर लिया था 9 जुलाई 1789 को।
और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मेदारी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। ठीक है। नेक्स्ट 27 अगस्त 1789 को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आई लोगों के सामने, जिसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के नाम से जाना जाता है। यह एक तरीके से प्रिएम्बल था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक आइडियल्स एंड फिलॉसफीज थे इस डिक्लेरेशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से लिखा जाने वाला था, वो सारे आइडियाज़ इस डिक्लेरेशन में थे। टोटल 17 आर्टिकल्स थे जो कि ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स से रिलेटेड थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, इन सब के बारे में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में बात किया गया था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 6 अक्टूबर 1789 को। फ्रेंड्स, हम जानते हैं किंग का जो सीट था वो वर्साइल में था, किंग का कोर्ट वहीं होता था। तो फ्रांस में लोग काफ़ी परेशान थे, पेरिस में लोग वहाँ की महंगाई से बहुत ही परेशान थे, अपने इकोनॉमी की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम में थे, जिसका कि कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला था। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे, बट उस रिफॉर्म्स का कोई खास फ़ायदा नहीं हो पाया था। तो इससे एजिटेटेड होकर हज़ारों की संख्या में पेरिस से बहुत विमेन लोग जो थी वो 6 अक्टूबर को वर्साइल पहुंची और वहां राजा के पैलेस में घुस गईं। ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि एक तरफ जहां उन लोगों के पास ब्रेड के लिए पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर किंग जो था वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहा था, बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा था वर्साइल में। तो ये एक अनइक्वल इनइक्वालिटी जो था, इस वजह से वहाँ के लोग काफ़ी एग्रेसिव हो गए एंड वुमेन जो थी वो 6 अक्टूबर 1789 को उनके पैलेस में घुस गईं और उन्हें फोर्सफुली वर्साइल से पेरिस शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें लेकर आया गया वहाँ और पैलेस ऑफ टॉयलरी में शिफ्ट कर दिया गया। मीन्स अब किंग और क्वीन जो थे वो वर्साइल में नहीं बल्कि पेरिस में रह रहे थे। एक तरह से उनका लाइफ जो था वहाँ प्रिजनर की तरह हो गया था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से उन्हें रहना पड़ रहा था। कुछ ही दिनों के बाद नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। पेरिस 16 अक्टूबर 1789 को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी पेरिस शिफ्ट कर गई। तो इस तरह से चलता रहा और नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में लगी रही एंड फाइनली 3 सितंबर 1791 को फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 3 सितंबर 1791 को बनकर तैयार हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे फ्रेंड्स, जिसे हम जानते हैं। तो फर्स्ट फीचर था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मीन्स फ्रांस अब एक मोनार्की से शिफ्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ की अब मोनार्किक नहीं होके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गई थी। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट तो अभी भी मोनार्क था, बट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बंधा हुआ था और गवर्नमेंट जो रन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन होगा। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फ्रांस शिफ्ट कर गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था किंग वीटो। इसका मतलब किंग के पास अब लेजिस्लेशन का पावर नहीं रह गया था। उसके काउंसिल जो कि लॉ मेकिंग का काम करते थे, अब वो लॉ मेकिंग का काम नहीं करेंगे, उनसे वो पावर ले लिया गया था। बट उनके पास, वहाँ के मोनार्क के पास वीटो पावर दिया गया था, यानी कि अगर वो चाहें तो किसी भी लॉ को बनने से रोक सकते थे। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फीचर था। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट इन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड कम्यून्स। फ्रांस के स्टेट्स को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड कम्यून्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट था, वो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट था उसे कम्यून्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट फीचर जजेस इलेक्टेड, यानी कि जजेस को इलेक्ट किया जाने लगा। अभी तक हम देखते आए हैं फ्रेंड्स कि फ्रांस में जजेस के पोस्ट को परचेज किया जाता था, नोबल क्लास के लोग परचेज करते थे।
और इस तरह से वहाँ की जुडिशरी रन करती थी, जिसकी वजह से एक इम्पार्शियल जुडिशरी नहीं हुआ करता था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रेक्टिफाई किया गया एंड जजेस को भी इलेक्ट किया जाने लग गया और एक ज्यूरी सिस्टम का भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 5, 7 या 11 जजेस मिलकर किसी भी डिसीजन को देते थे। तो ये पुराने सिस्टम से एक बहुत ही बेहतर सिस्टम हो गया था जुडिशरी का। नेक्स्ट देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्ड, यानी कि एक लेजिस्लेचर का भी प्रोविज़न दिया गया इसमें, जो कि पहले नहीं था फ्रांस में। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम था लॉ मेकिंग का, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली का था, बट अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले तक इस टाइप का कोई भी बॉडी नहीं था फ्रांस में। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ मेकिंग का काम करेंगे। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, किंग कुड नॉट डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 2 साल हुआ करता था, बट किंग के पास यह पावर नहीं था कि वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सके, यानी कि उसे डिसॉल्व करके नए लेजिस्लेचर को फॉर्म कर सके 2 साल से पहले। 2 साल कंप्लीट होना ही होता था। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी सेपरेटेड। मीन्स अब जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इसे अलग अलग कर दिया गया था। तीनों अलग डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए गए थे, जो कि अभी तक पुराने सिस्टम में तो नहीं था। लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियरी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो किंग से ही इन्फ्लुएंस हुआ करता था। बट इस नए सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को अलग कर दिया गया था, जिससे कि वो एक दूसरे के पावर को चेक एंड बैलेंस करते रहें। तो इस तरह से यह कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फीचर्स था। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था उसका क्या प्रोविजंस था वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए क्या प्रोविजंस दिया गया था, तो इसके प्रोसीजर पे नज़र डालते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है 745 मेंबर्स। मींस इस लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 745 मेंबर्स रहेंगे। लॉ मेकिंग का काम ये 745 मेंबर्स ही करेंगे। ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट, लाइफ 2 ईयर्स। इसका मतलब जो लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुन के आएगा, उसका लाइफ 2 साल का होगा। उससे पहले उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, वो अपना टर्म को पूरा ही करेगा। नेक्स्ट, 2 कैटेगरीज, एक्टिव एंड पैसिव। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के सिटीजन को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? तो एक्टिव सिटीजन्स वेर एलिजिबल फॉर वोटिंग, वो लोग वोट करने के लिए एलिजिबल थे, बट पैसिव सिटीजन्स वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। इनका भी कुछ क्राइटेरिया था जिसके आधार पे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया था। तो देखते हैं उनका क्या क्राइटेरिया था। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे फ्रेंड्स? तो फर्स्ट वन वाज 25 ईयर्स मेल। मीन्स कोई भी मेल जिसका एज 25 ईयर्स से ऊपर हो। तो पहला क्राइटेरिया ये था, यानी कि इसमें फीमेल कोई भी नहीं आ सकती हैं। सेकंड क्राइटेरिया था 3 डेज सैलरी, यानी कि उन्होंने 3 दिन का सैलरी एज ए इनकम टैक्स भरा हो। एंड लास्ट क्राइटेरिया क्या था? म्युनिसिपल रजिस्टर। मीन्स उनका नाम जो है म्युनिसिपल रजिस्टर में होना चाहिए। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं तो वो एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि अगर कोई मेल है और वो 25 ईयर से ऊपर है, उसने 3 दिन का सैलरी एज ए इनकम टैक्स भरा हो, और अगर उनका नाम वहाँ के म्युनिसिपल रजिस्टर में है, तो वह एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे, उन्हें वोटिंग का राइट मिलेगा। और पैसिव सिटीजन्स कौन थे? तो वुमेन जो थे वो पैसिव सिटीजन्स थी। वुमेन को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया था। जो 25 ईयर से मेल्स थे बट 25 ईयर से कम थे, एंड जिन्होंने सैलरी नहीं भरा हो, इनकम टैक्स नहीं भरा हो 3 दिनों का, एंड जिनका नेम म्युनिसिपल रजिस्टर में नहीं हो, तो ये सब पैसिव सिटीजन्स के लिस्ट में आते थे। नेक्स्ट, फॉर इलेक्टर। तो ये इलेक्टर कौन थे? तो हम फ्रेंड जानते हैं कि वहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो कैसा था। तो वो इस तरीके से कुछ बटा हुआ था कि सबसे पहले जो है एक्टिव सिटीजन्स होंगे, वो इलेक्टर को इलेक्ट करेंगे,
और ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। यानी कि एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने कंट्री में क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या एमएलसी हो कुछ, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। बट वहाँ पे ये सिस्टम उस समय नहीं था। वहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले एक्टिव सिटीजन्स वो इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे और ये ग्रुप जो है इलेक्टर्स का वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो फ्रांस में उस समय पॉपुलेशन 1791 तक लगभग 25 मिलियंस का था, जिसमें कि एक्टिव सिटीजन्स जो थे, जो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, वो 4 मिलियन के करीब थे। और फिर वो इलेक्टर्स को इलेक्ट करते जो कि 50,000 का नंबर था, 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट होना था। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया था, तो फॉर इलेक्टर्स के लिए क्या क्राइटेरिया था, तो पहला था वो स्टेट ओनर होना चाहिए, यानी कि उनके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, खुद का एक बड़ा प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड नेक्स्ट 2 to 5 लीवरेज आईटी एवरी ईयर, यानी कि 2 से 5 लीवरेज ऑफ इनकम टैक्स जो है हर साल उन्होंने भरा हो। ये लीवरेज क्या था फ्रेंड्स, तो यह एक तरह से करेंसी था फ्रांस में, जो कि 791 से 1794 तक एग्जिस्टेंस में रहा। इसके बाद 1795 से 1999 तक फ्रैंक था, वहाँ का करेंसी रहा। और 1990 के बाद प्रेजेंटली जो है ये यूरो है। तो आज के डेट में फ्रांस का जो करेंसी है वो यूरो है। बट उस टाइम पे 1794 तक लीवरेज था। तो 5 to 10 लीवरेज आईटी एवरी ईयर। तो अगर कोई एक मेंबर है, कोई एक सिटीजन है, वो स्टेट ओनर भी है एंड उसने 5 to 10 लीवरेज ऑफ इनकम टैक्स भरा हो, तो वह इलेक्टर के लिए एलिजिबल हो सकता था। और ये इलेक्टर्स मिल के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्ट होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, तो वो भी क्या था, 2 क्राइटेरिया थे। फर्स्ट स्टेट ओनर, उन्हें भी एक स्टेट ओनर होना पड़ता था, मींस लैंड होना चाहिए या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होना चाहिए उनके पास। एंड 54 फ्रैंक्स एज टैक्स, और 54 फ्रैंक्स जो है एज ए टैक्स उन्होंने भरा हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए चुने जा सकते थे। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर 38 सितंबर 1791 को किंग ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लिया कि जो भी होगा अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व सेम डे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 30 सितंबर को डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि उनका जो पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी 30 सितंबर 1791 को डिसॉल्व कर दिया गया और एक रूल बनाया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता है। मीन्स वो नया जो लेजिस्लेटिव असेंबली चुना जाने वाला था उसका मेंबर वो नहीं हो सकता है, उसके लिए वो इलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से हम फ्रेंड्स देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और किस तरह से जो पुराना सिस्टम था उससे क्या क्या चेंजेस लेकर आया नए कॉन्स्टिट्यूशन में, और फ्रांस अब मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो ये कुछ फीचर्स था नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का। बट इसमें कुछ लूप होल्स भी थे, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जानते हैं उन्हें। तो फ्रेंड्स, कुछ ड्रॉबैक्स थे नेशनल असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जानते हैं। तो पहला था डिवाइडेड पीपल इन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रॉबैक था वो था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ के लोगों को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया था। यानी कि कुछ लोग वोट कर सकते हैं एंड कुछ लोग वोट नहीं कर सकते हैं, जबकि वोटिंग राइट सभी का होना चाहिए। जो भी एलिजिबल हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए।
बट एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स में वो भी प्रॉपर्टी के आधार पे बांटना गलत था। तो जिस वजह से फ्रांस की पॉपुलेशन उस समय 25 मिलियन थी, बट एक्टिव सिटीजन सिर्फ 4 मिलियन ही रह गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट, लेजिस्लेचर सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जो लेजिस्लेचर था और एग्जीक्यूटिव बॉडी था वो दोनों सेपरेट था। मींस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था, अकाउंटेबल नहीं था। तो इससे लेजिस्लेचर का जो है कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे कम था। तो यह भी एक ड्रॉबैक था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं, वन सेलेक्टेड नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। मतलब अगर आप एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुने जा चुके हैं तो आप सेकेंड टर्म के लिए नहीं चुने जाएंगे, यानी कि आपके एक्सपीरियंस का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और हर बार जब भी हाउस इलेक्ट होगा तो उसमें हमेशा नए मेंबर्स ही होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोमोटेड मिडिल क्लास इंटरेस्ट एंड नॉट वर्कर्स एंड लेबर्स। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमी थी, क्योंकि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो तो सारे अपर मिडिल क्लास के ही लोग थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट, डॉक्टर्स। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो इसमें भी इन्होंने अपना ही इंटरेस्ट को प्रमोट किया, क्योंकि एक्टिव सिटीजन जो भी थे या जो इलेक्टर्स थे या जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, इन सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो प्रॉपर्टी के आधार पे ही था, जिस वजह से आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट किया। इसमें वर्कर्स के लिए कोई जगह नहीं था और लेबर्स के लिए कोई जगह नहीं था, क्योंकि वो ना तो इलेक्ट कर सकते थे, ना तो एक्टिव सिटीजन थे, और ना ही इलेक्टर बन सकते थे या रिप्रेजेंटेटिव बनकर लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, फेल टू सॉल्व पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अपने इन्हीं ड्रॉबैक्स के वजह से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पाया एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाया। हमने देखा है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ रिफॉर्म्स भी लेकर आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बट उस रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली भी ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा एंड इकोनॉमिकली भी यह सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस तरह से नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुराने सिस्टम से तो बहुत बेहतर थी, बट जितना होना चाहिए उतना यह नहीं हो पाया था। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन और नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख चुके हैं। बाकी के टॉपिक्स में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू, जय हिंद।